सबसे पहले सभी रियल एस्टेट कंसल्टेंट और एडवाइजर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है सी अरुण तिवारी और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एनआरआई टीडीएस के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप ये वीडियो यहाँ देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अगर कोई एनआरआई बिना इंडिया विजिट किए कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है। तो आपको पावर ऑफ अटर्नी में क्या देखना है, क्या चीजें चेक करनी है, ताकि वो पावर ऑफ अटर्नी लास्ट में जाके ऐसा नहीं हो जाए कि उस पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर रजिस्ट्रेशन ना हो या फिर रजिस्ट्रार एग्रीमेंट रजिस्टर करने के लिए मना कर दे। और उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑलरेडी जनरली क्या होता है, पावर ऑफ एग्रीमेंट टू रजिस्टर करने से, एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर करने से पहले बायर एक अच्छा खासा पैसा 20 से 30% दे चुका होता है। और अगर बाद में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा या रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो घबरा जाएगा और वो पूरी डील जो है आ सकती है। क्योंकि जनरली एनआरआईज को अगर आप इंडिया में आने के लिए बोलोगे तो उनको आने और प्लानिंग करने में कम से कम 2 से 3 महीने लगेगा, और कोई भी बायर 2 से 3 महीना पैसे देकर वेट करना नहीं चाहेगा, तो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा अननेसेसरी और आपको तकलीफ हो जाएगी। तो उसका बेटर आइडिया क्या है कि जैसे ही आपके पास कोई एनआरआई सेलर आता है और या फिर उसका कोई लीड आती है और आपको बोलता है कि मुझे प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो आप उनसे सबसे पहले सवाल पूछिए कि सर आप इंडिया में आओगे या आपके पास पहले से ही रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी है। अगर वो बोलते हैं कि मेरे पास रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी है तो सबसे पहले आप उस पावर ऑफ अटर्नी की कॉपी मंगाइए। अगर वो कॉपी देने के लिए मना कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको बोलिए जीरोक्स कॉपी सर लेके आ जाइए, सामने सामने मैं देख लूंगा, आपको रिटर्न कर दूंगा, मैं रखूंगा नहीं अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। और उसमें आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि वो पावर ऑफ अटर्नी किस तरह की है, क्या और किसके नाम पे है। देखिए सबसे पहले पावर ऑफ अटर्नी में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे आप प्रॉपर्टी का डील एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि पावर ऑफ अटर्नी किसी रिलेटिव के नाम पे होना चाहिए अगर उससे आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो। नॉर्मल चीजों के लिए आप पावर ऑफ अटर्नी किसी को भी दे सकते हो, जैसे आपको अगर प्रॉपर्टी मैनेज करनी है, आपको कहीं रख रखाव करना है, बैंक अकाउंट खोलना है, तो उसके लिए आप किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हो। लेकिन अगर आपको उस पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो रजिस्टर्ड होनी ही चाहिए। अब पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो एनआरआई इंडिया में आके पावर ऑफ अटर्नी जो है पीओए है उसको रजिस्टर कर सकता है, और दूसरा तरीका है जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री में ही वो जो कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया है वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उस प्रोसीजर को अपोस्टाइल बोलते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एनआरआई होते हैं, जैसे मान लीजिए वो जर्मनी में रह रहे हैं या अमेरिका में रह रहे हैं या दुबई में रह रहे हैं, वहाँ इंडियन कॉन्सुलेट में विजिट करते हैं और वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर भी वो पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर करके भेज सकते हैं। तो इन दोनों में से आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पावर ऑफ अटर्नी आप ध्यान से रखिए, या तो जनरल पावर ऑफ अटर्नी होनी चाहिए जिसमें सारे राइट्स मिले हो, या फिर स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होनी चाहिए जिसके अंदर प्रॉपर्टी सेल करने के लिए स्पेसिफिक तरीके से मेंशन हो। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी अगर है तो उसके अंदर प्रॉपर्टी का एड्रेस भी दिया होगा। वो ऐसा नहीं बोल सकते मेरी सारी प्रॉपर्टी सेल कर सकते, नहीं। अगर वो स्पेसिफिक है जिसके अंदर पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है तो बेटर है वो प्रॉपर्टी का एड्रेस भी मेंशन हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई जो पावर ऑफ अटर्नी में आपको देखनी है। इससे पहले कि आप बोलें, अगर पावर ऑफ अटर्नी में आपको कुछ इशू लग रहा है तो आप उनको बोलिए कि दूसरी पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करें, इससे पहले कि आप उनके लिए बायर ढूंढना चालू करें। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि अगर बाद में डील 20% पैसा देने के बाद फंसती है तो बायर घबरा जाएगा और अननेसेसरी वो डील कैंसिल हो सकती है। तो आप लीगल मैटर्स के लिए और टैक्स मैटर्स के लिए, अगर आप एनआरआई प्रॉपर्टी में डील करते हैं या आपके पास एनआरआई क्लाइंट आते हैं और अगर उनको किसी तरीके का लीगल या टैक्स रिलेटेड कुछ एडवाइजरी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लीगल और टैक्स पार्टनर बन सकते हैं, और इससे क्या होगा, उन लोग का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई इन लोगों के पास सही लोग हैं और ये सही एडवाइस करते हैं। दूसरा, आगे चल के वो डील अटके भी नहीं तो आपके रेपुटेशन पे भी कहीं पर सवाल नहीं आएगा। तो सिंपल चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो कोई पावर ऑफ अटर्नी में तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उसको स्कैन करके देख कर बता सकते हैं कि इसमें कुछ इशू आएगा कि नहीं आएगा। तो जनरली आपको 4 चीजें देखनी है। सबसे पहले पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकेंड चीज, सिर्फ रिलेटिव के नाम पे होना चाहिए, किसी भी दोस्त फ्रेंड के नाम पे नहीं चलेगा, वो रजिस्टर नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज आपको ध्यान देना है कि अगर वो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है तो वहाँ के कॉन्सुलेट में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और चौथी चीज है कि अगर वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी है, तो उसमें प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का डिटेल मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और डाउट आपके मन में आता है तो ऑफकोर्स हम यहाँ पर हैं, आप हमें जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और ऑफकोर्स कुछ केसेस में हम उसके लिए फीस चार्ज करेंगे जहाँ पर हमें अपने एक्सपर्ट लॉयर्स को इन्वॉल्व करना पड़े। पर अगर छोटे मोटे क्वेश्चन हैं तो हम ऐसे भी रिप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके का भी लीगल या टैक्स सपोर्ट लगता है, स्पेशली एनआरआई केसेस में, आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। हम आपको एंड टू एंड टैक्स और लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं हमारी टीम के थ्रू। दूसरा, हम आपको क्वालिफाइड लीड भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके एरिया के लिए आते हैं। और तीसरी चीज़ कि हम आपको एंड टू एंड सपोर्ट कर सकते हैं जब भी कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चंस आते हैं जो रिप्री डील के दौरान आते हैं, जहाँ पर बायर कुछ क्वेरी पूछता है, सेलर कुछ क्वेरी पूछता है, उनके रिलेटिव कुछ क्वेरी पूछते हैं, तो आप हम पे रिलाई कर सकते हैं। और हमारा नंबर डिटेल नोट करके रखिए, और आगे एक और वीडियो बनाऊंगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।